दोस्तों ये तो रशिया यूक्रेन क्राइसिस ने दुनिया भर में इकोनॉमिक क्राइसिस जनरेट करने का काम किया है। लेकिन इस वॉर के साथ आज वर्ल्ड की अनेक कंट्रीज इस बात पे भी चर्चा कर रही हैं कि क्या ऐसी क्राइसिस उनके साथ भी हो सकती है। क्या उनका पड़ोसी देश जिससे उनके संबंध कुछ सालों पहले तक अच्छे हुआ करते थे, उनके बिगड़ने के बाद बात युद्ध तक आ सकती है। और इस सिचुएशन में क्या हो सकता है जब पड़ोसी देश आपका सालों से एनिमी हो। ये तो उस दायरे में दुनिया भर के कई देश और रीजन्स आते हैं, लेकिन क्रॉस बॉर्डर टसल में आज एशिया का नाम सबसे ऊपर माना जाता है। 4 न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज और उभरती हुई इकोनॉमी से भरे इस कॉन्टिनेंट में क्राइसिस पे बाकी दुनिया से ज्यादा देखने को मिलती है। अब चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान या चाइना, हर एक कंट्री किसी न किसी एक्सटर्नल थ्रेट से जूझ रही है। किसी को पड़ोसी से खतरा है तो किसी को खुद के फैलाए आतंकवाद से। लेकिन इस टेंस माहौल में एक ऐसी कंट्री है जिसके लिए रशिया यूक्रेन वॉर एक बुरे सपने की तरह है। ये तो रशिया के अगेंस्ट यूक्रेनियन फोर्सेस ने अपने ग्राउंड जमा रखे हैं, लेकिन इस देश के लिए अपने एनिमी के सामने कोई सीरियस ऑपरेशन क्रिएट करना कठिन होगा। इसके अलावा यूएस और उसके वेस्टर्न अलाइज द्वारा यूक्रेन को अकेला छोड़ देना इस देश के लिए अलग चिंता का विषय है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं ताइवान की। चाइना के ईस्टर्न फ्रंट पे लोकेटेड इस छोटे से देश को आज चाइना से वही खतरा है जैसा यूक्रेन को रशिया से हुआ करता था। यूं तो ताइवान के सपोर्ट में यूएस ने अनेक एफर्ट्स लिए हैं, लेकिन बदलते जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और खासकर अफगानिस्तान से यूएस के एग्जिट के बाद एशिया में यूएस इन्वॉल्वमेंट को लेकर कई डाउट्स जनरेट किए हैं। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह ईस्टर्न यूरोप में सिचुएटेड यूक्रेन का केस पैसिफिक रीजन में सिचुएटेड ताइवान के केस से सिमिलर है। साथ ही साथ हम रशिया यूक्रेन और चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे एक ग्लोबल पावर के रोल को भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इस पूरे टसल से जनरेट होने वाले ग्लोबल क्राइसिस पे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रिलेवेंट है और इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल यूपीएससी जीएस2 के इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। तो बिना किसी देर के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों 1991 में अपनी आजादी से पहले यूक्रेन सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था। 24 अगस्त 1991 को यूक्रेन ने खुद को सोवियत से अलग कर लिया और एक इंडिपेंडेंट नेशन प्रोक्लेम कर दिया। लेकिन 25 दिसंबर 1991 को सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद ही इस बात पर मुहर लग सकी। सोवियत यूनियन से अलग होने के बाद अगले 3 डिकेड्स में इकोनॉमिक ग्रोथ और करप्शन यूक्रेन की गवर्नमेंट के सबसे बड़े चैलेंजेस रहे। लेकिन रशिया जैसे एक पावरफुल नेशन की जियोग्राफिकल क्लोजनेस और हिस्टोरिकल कॉमननेस अपने आप में एक चैलेंज की तरह यूक्रेन को परेशान करती रही। इंडिपेंडेंट नेशंस के रूप में इमर्ज होने से पहले यूक्रेन और रशिया दोनों ही यूएसएसआर या सोवियत यूनियन का पार्ट थे। इन दोनों कंट्रीज के बीच थाउजेंड्स ऑफ ईयर की कल्चरल, लिंग्विस्टिक और फैमिलियर लिंक्स रहे। सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद रशिया खुद को सोवियत यूनियन के नेचुरल सक्सेसर की तरह देखता है और इंडिपेंडेंस के बाद भी यूक्रेन को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता रहा है। दोनों नेशंस के बीच कॉन्फ्लिक्ट पर ग्लोबल मीडिया की नजर 2013 में पड़ी, जब यूक्रेन में रशियन एजेंडा के अपोज में जाते हुए यूरोपियन यूनियन के साथ कुछ ट्रेड एंड पॉलिटिकल डील साइन की। दोनों देशों के बीच टेंशन तब बढ़ गई जब रशिया ने 2014 में क्राइमिया को इन्वेड कर लिया। इस एक्शन की वजह से रशिया पे कई इंटरनेशनल सैंक्शंस इंपोज किए गए। लेकिन अब जब रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड कर दिया है, सवाल ये है कि आखिर इन अटैक्स और इन्वेजन के पीछे रशिया की मंशा क्या है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं रशिया और यूक्रेन के बीच के कॉन्फ्लिक्ट के मेजर रीजंस। दोस्तों रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के पीछे क्राइमिया की ज्योग्राफिकल लोकेशंस और डोनबास रीजन के अलावा नेटो ने एक अहम रोल प्ले किया है। नेटो या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1949 में स्टैब्लिश की गई एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 28 यूरोपियन और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज इंक्लूडेड हैं। जो बात नेटो को इतना खास बनाती है वो नेटो का कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम है, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी एक्सटर्नल पार्टी किसी भी नेटो मेंबर स्टेट्स पर अटैक करती है तो एक म्यूचुअल डिफेंस सिस्टम को
फॉलो करते हुए बाकी सभी मेंबर स्टेट्स न सिर्फ अटैक्ड मेंबर्स की सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, बल्कि अटैक करने वाली एक्सटर्नल पार्टी या स्टेट के खिलाफ एक अलायंस फॉर्म कर जो जरूरत पड़ने पर मिलिट्री एक्शंस भी ले सकते हैं। वैसे तो ना ही यूक्रेन नेटो का मेंबर है और ना ही रशिया। तो फिर सवाल यह है कि नेटो रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट का रीजन कैसे बन गया। इस सवाल का जवाब है नेटो की इनलार्जमेंट पॉलिसी। इनलार्जमेंट ऑफ नेटो एक ऐसा प्रोसेस है जहां न्यू मेंबर स्टेट को नेटो में इंक्लूड किया जाता है। 1990 में जर्मनी के यूनिफिकेशन के बाद बाल्टिक कंट्रीज एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया नेटो के मेंबर बने, जो रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इनके अलावा हंगरी, रोमानिया, बल्गेरिया और पोलैंड भी नेटो मेंबर्स हैं, जो एक समय में सोवियत यूनियन के पार्ट थे। आज नेटो की इनलार्जमेंट पॉलिसी में यूक्रेन इंटरेस्टेड है। यूक्रेन का नेटो ज्वाइन करना रशियन सिक्योरिटी के लिए एक बड़े खतरे की तरह है। रशिया की डिमांड है कि नेटो अपना एक्सपेंशन यूक्रेन और जॉर्जिया जैसी कंट्रीज तक ना करे, जो रशिया के साथ बाउंड्रीज शेयर करती हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन के पॉइंट से देखें तो रशिया जैसी बड़ी मिलिट्री पावर के खिलाफ अपनी इस लड़ाई में नेटो का साथ यूक्रेन के लिए नींव का पत्थर साबित हो सकता है। नेटो का कलेक्टिव डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को रशिया से बचाने के लिए एक प्रोटेक्टिव डूम प्रोवाइड करेगा और यूक्रेन की जियोग्राफिकल सिक्योरिटी सुनिश्चित हो सकेगी। इन सभी पॉइंट से आप ये समझ सकते हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट में हिस्टोरिकली, ज्योग्राफिकली और पॉलिटिकल रीजंस इंक्लूडेड हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं ताइवान चाइना के बीच एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स पर। यूक्रेन और रशिया की तरह ही ताइवान और चाइना की कहानी भी इतिहास के पन्नों से शुरू होती है। ताइवान, जिसे पहले फॉर्मोसा के नाम से भी जाना जाता था, एक टाइनी आइलैंड है जो ईस्ट चाइना सी में लोकेटेड है। मेनलैंड चाइना से ताइवान को ताइवान स्ट्रेट नाम की वाटर बॉडी सेपरेट करती है। आज इस छोटे से आइलैंड के लिए चाइना और ताइवान में टसल जारी है। चाइना जो ताइवान को अपना एक इंटीग्रल पार्ट मानता है, वहीं ताइवान खुद की एक अलग पहचान की लड़ाई लड़ रहा है। वैसे तो इस छोटे से आइलैंड ताइवान का फर्स्ट मेंशन 239 एडी के एक चाइनीज रिकॉर्ड से मिलता है, लेकिन बाद में ये आइलैंड डच, स्पेनिश और दूसरी कंट्रीज के भी कांटेक्ट में आया। नोन फैक्ट्स के अकॉर्डिंग 1894 से 1895 में हुए फर्स्ट सिनो जापानीज वॉर में जापान ने चाइना की क्विंग डायनेस्टी को डिफीट कर ताइवान पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया था। चाइनीज सिविल वॉर के दौरान जहां एक तरफ माओ जेडोंग की सीसीपी यानी कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी थी, वहीं दूसरी तरफ थी चियांग काई शेक लेड आरओसी यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना। जब कम्युनिस्ट ने 1949 में मेनलैंड चाइना को अपने कंट्रोल में लिया तो लगभग 2 मिलियन नेशनलिस्ट गवर्नमेंट, मिलिट्री और बिजनेस कम्युनिटी के रेफ्यूजीज ताइवान भाग गए। वर्ल्ड वॉर 2 में जापानी सरेंडर के साथ ही उनका कंट्रोल ब्रेक हो गया। ताइवान में क्रिएट हुए इस पॉलिटिकल वैक्यूम को फुलफिल किया रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी आरओसी गवर्नमेंट ने। आरओसी चाइनीज रिवॉल्यूशनरीज का एक ग्रुप था जिन्होंने 1911 से 1912 के बीच चाइना में क्विंग डायनेस्टी को ओवरथ्रो किया था। 1980s में चाइना ने ताइवान के स्टेटस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला सामने रखा एंड द फॉर्मूला वाज 1 कंट्री 2 सिस्टम, जिसके अकॉर्डिंग ताइवान को सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी दी जाएगी अगर वो चाइना के साथ रीयूनिफिकेशन कर लेता है। हालांकि ताइवान की गवर्नमेंट ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। आज इस बात को 70 साल से भी ज्यादा बीत गए हैं, लेकिन ताइवान के स्टेटस को लेकर आज भी जंग जारी है। आइए अब हम अपने सफर को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं और यूक्रेन और ताइवान के बीच एक होलिस्टिक इमेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज यूक्रेन में चल रही वॉर को बीजिंग की गवर्नमेंट भी क्लोजली मॉनिटर कर रही है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स के रिस्पॉन्स और उनका रशिया पे पड़ने वाले इम्पैक्ट को भी एनालाइज किया जा रहा है। चाइनीज ऑफिशियल्स की माने तो चाइना ताइवान और रशिया यूक्रेन डिस्प्यूट सिमिलर नहीं है। द वॉशिंगटन पोस्ट के एक आर्टिकल में चाइनीज एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स मिस्टर क्विन गैंग ने स्टेटमेंट दिया कि ताइवान एंड चाइना आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। यूक्रेन इज अ सोवरेन स्टेट while Taiwan is an inseparable part of China's territory. ताइवान और यूक्रेन के बीच 5000 माइल्स का डिफरेंस है, लेकिन आज इंटरनेशनल कम्युनिटी में यूक्रेन और ताइवान के बीच कंपैरिजन एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। एक्सपर्ट्स का सवाल है, विल इट बी यूक्रेन टुडे एंड ताइवान टुमारो? तो चलिए एनालाइज करते हैं सिमिलरिटीज बिटवीन यूक्रेन एंड ताइवान। चाइना और रशिया दोनों ही अपने ग्लोरियस इंपीरियल पास्ट को बेस बनाते हुए अपने प्रेजेंट टेरिटरी क्लेम्स को जस्टिफाई कर रहे हैं। हमने अपने वीडियो की शुरुआत में देखा कि किस तरह
रशिया यूक्रेन और चाइना ताइवान के बीच हिस्टोरिकल कॉमननेस रही है और किस तरह इन कंट्रीज की हिस्ट्री इस ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। एक तरफ रशिया है जो सोवियत यूनियन की हिस्ट्री को बेस बनाकर यूक्रेन पर अपना क्लेम करता है, वहीं चाइनीज क्विंग डायनेस्टी और दूसरे फैक्ट्स के बेसिस पर ताइवान को अपना एक इनसेपरेबल पार्ट बता रहा है। दोनों ही केसेस में एक स्मॉल नेशन अपने इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी की लड़ाई लड़ रहा है। दोस्तों, आज चाइना और रशिया दोनों ही विदाउट डाउट वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंट्रीज में से एक हैं। वहीं ताइवान और यूक्रेन दोनों ही लंबे समय से एक पावरफुल नेबर के शेडो में सरवाइव कर रहे हैं। बात चाहे कन्वेंशनल वॉर प्रैक्टिस की हो या मॉडर्न न्यूक्लियर वेपन्स एरा की, रशिया और चाइना दोनों ही यूक्रेन और ताइवान को इजीली आउटप्ले कर सकते हैं। एक डेटा के अकॉर्डिंग रशिया के पास 13,50,000 मिलिट्री पर्सनल हैं, वहीं यूक्रेन के पास सिर्फ 5 लाख मिलिट्री पर्सनल। रशिया के पास 1500 से भी ज्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, वहीं यूक्रेन के पास सिर्फ 98 फाइटर एयरक्राफ्ट। रशिया हर साल अपनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग का 11% जो कि अप्रोक्सीमेटली $61 बिलियन है अपनी मिलिट्री पे स्पेंड करता है, तो वहीं यूक्रेन का टोटल मिलिट्री एक्सपेंडिचर सिर्फ $6 बिलियन है। चाइना और ताइवान के बीच तो ये डेटा और भी ज्यादा चिंताजनक नजर आता है। चाइना के पास टोटल एक्टिव ड्यूटी पर्सनल 20,35,000 हैं, वहीं ताइवान के पास सिर्फ 1,63,000। चाइना के पास 1,20,000 स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स हैं, जबकि ताइवान के पास ऐसी कोई फोर्स है ही नहीं। चाइना का टोटल मिलिट्री बजट $154 बिलियन का है, वहीं ताइवान का सिर्फ $10 बिलियन। इस डेटा को देख आप ये समझ सकते हैं कि ताइवान और यूक्रेन एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं जो हर फील्ड में उससे 100 गुना ज्यादा स्ट्रांग है। इसके अलावा रिसेंट ईयर्स में चाइना और रशिया एक दूसरे के काफी क्लोज आए हैं, फिर चाहे वो ट्रेड रिलेशंस हो या मिलिट्री एक्सरसाइजेस, दोनों ही कंट्रीज के बीच रिलेशनशिप इंप्रूव हुए हैं। फरवरी 2022 में अपनी बीजिंग विजिट के दौरान रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और उनके चाइनीज काउंटर पार्ट शी जिनपिंग ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज की, जहां रशिया ने यह कहा कि ताइवान की इंडिपेंडेंस को लेकर रशिया अपने सारे प्रीवियस ऑब्जेक्शंस वापस लेता है। इस स्टेटमेंट ने न सिर्फ ताइवान के कानों में खतरे की घंटी बजाई, बल्कि दूसरे स्टेक होल्डर्स को भी ये मैसेज दिया कि आने वाले वक्त में ताइवान और यूक्रेन पर अपने अपने क्लेम्स को लेकर रशिया और चाइना एक अलायंस भी फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जहां एक और ताइवान और यूक्रेन के केस में अनेक सिमिलैरिटीज हैं, वहीं कुछ डिससिमिलैरिटीज भी दिखाई देती हैं। दोस्तों, रशिया एक टेरिटोरियल एक्सपेंशनिस्ट पावर है। 2014 में क्राइमिया का एनेक्सेशन और 2022 में यूक्रेन की कैपिटल कीव तक का अटैक इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है। दूसरी तरफ चाइना, जिसका मेन फोकस टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और इकोनॉमिक एक्सपेंशन पर रहा है। चाइना ने अभी तक रशिया की तरह ताइवान पर कभी हार्ड मिलिट्री एक्शंस नहीं लिए। चाइना ताइवान को अपने एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक लोकेशन की तरह देखता है। दोस्तों, यूक्रेन के पास लिमिटेड वॉर रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, क्योंकि यूक्रेन को यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन कंट्रीज से मॉडर्न वेस्टर्न मिलिट्री असिस्टेंस मिलना शुरू हो चुका है। लेकिन ताइवान पिछले 4 डिकेड से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मॉडर्न वेस्टर्न मिलिट्री टेक्नोलॉजी पेंटागन से बाई कर रही है, जिसमें फाइटर जेट्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम शामिल है। रशिया यूक्रेन के साथ एक लॉन्ग लैंड बॉर्डर बनाता है, जिस वजह से यूक्रेन रशिया से होने वाले अटैक के लिए इजी टारगेट बन जाता है। लैंड बॉर्डर्स को टैंक्स और मिलिट्री ट्रूप्स की मदद से बड़ी आसानी से क्रॉस किया जाता है, जबकि चाइना और ताइवान ऐसी कोई कॉमन लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करते। चाइना और ताइवान को ताइवान स्ट्रेट सेपरेट करती है। वाटर बॉडी के प्रेजेंट होने की वजह से ताइवान चाइना के अटैक से कंपैरेटिवली लेस प्रोन है। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं उस ग्लोबल पावर की जिसके रिस्पॉन्स पे यूक्रेन और ताइवान दोनों ही डिपेंडेंट है, और वो पावर है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दोस्तों, कोल्ड वॉर के बाद 3.5 डिकेड्स तक वर्ल्ड डिप्लोमेसी और ग्लोबल पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं अमेरिका द्वारा ड्रिवन और अमेरिका पे ही फोकस रही। लेकिन आज की जियोपॉलिटिक्स पहले से ज्यादा क्राउडेड, कॉम्पिटिटिव और कॉम्प्लिकेटेड बन चुकी है। आज वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में यूनाइटेड स्टेट्स पहले की तरह अकेला ग्रेट पावर नहीं रहा। आज वर्ल्ड यूनिपोलर या बाइपोलर की जगह मल्टीपोलर बनता जा रहा है, और इन्हीं सब रीजंस की वजह से अमेरिकन स्टेट क्राफ्ट के सामने अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस खड़े हैं। इन ड्रॉबैक्स ने कई सवाल जनरेट किए हैं, लेकिन उसमें सबसे अहम है रशिया यूक्रेन और चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट में यूनाइटेड स्टेट्स क्या भूमिका निभा सकता है। दोस्तों, एज अ लीडिंग डेमोक्रेसी एंड टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस, ताइवान इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका का एक की पार्टनर है।
ताइवान अमेरिका का 8th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है। यूनाइटेड स्टेट्स में ताइवानीज इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्सीमेटली $137 बिलियन की है, लेकिन इन सब के बावजूद भी अमेरिका की ताइवान को लेकर ऑफिशियल पोजीशन एम्बिगियस है। 1979 से यूएसए वन चाइना पॉलिसी के साथ खड़ा है, जिसके अकॉर्डिंग यूएसए बीजिंग की गवर्नमेंट को ही लेजिटिमेट गवर्नमेंट मानता है। लेकिन अभी भी अपने किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट में यूएसए ने न तो ताइवान के ऊपर चाइना की सोवरेनिटी को अपहोल्ड किया है और न ही कभी ताइवान को एक सोवरेन नेशन की तरह माना है। वहीं यूक्रेन के ऑफिशियल स्टेटस को लेकर यूएसए का स्टैंड ताइवान के केस से अलग रहा है। यूएसए ने 25 दिसंबर 1991 के दिन यूक्रेन को एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में ऑफिशियली कंसीडर किया। ऑल्दो प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने यूक्रेन को $350 मिलियन मिलिट्री एड प्रोवाइड की, लेकिन यूक्रेन की मदद के लिए यूएस ट्रूप्स भेजने से साफ इनकार कर दिया। इवन जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूएसए से नेटो रीजन को एक नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करने को कहा, तब भी बाइडेन ने इसे रशिया के खिलाफ एक एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर करते हुए ऐसा कुछ भी करने से साफ इनकार कर दिया। यूएसए की इस अप्रोच को देखते हुए कुछ एक्सपर्ट्स ने इस बात को हाईलाइट किया कि अगर यूएसए ने यूक्रेन जैसे एक रिकॉग्नाइज्ड सोवरेन स्टेट को डिफेंड नहीं किया, तो क्या कल अगर चाइना ताइवान पर अटैक कर देता है तो क्या यूएसए ताइवान को सूटेबल हेल्प प्रोवाइड कर पाएगा? इन एक्शंस ने कहीं ना कहीं यूएसए के रोल को लेकर कई डाउट्स क्रिएट किए हैं। दोस्तों, यूक्रेन रशिया क्राइसिस में जिस तरह यूएसए ने नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी अडॉप्ट की, वो समय, काल और परिस्थिति के बिल्कुल अनुकूल नहीं था। वो कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर यूएसए आज भी अपने आप को एक ग्लोबल पावर की तरह देखता है तो उसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ना होगा। जहां तक बात रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की है, तो इसे लेकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि मिन्स्क पीस प्रोसेस को फिर से रिवाइव किया जा सकता है। 2014 में क्राइमियन पेनिनसुला को लेकर हुए कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए रशिया और यूक्रेन के बीच 2014 में मिन्स्क अकॉर्ड 1 और 2015 में मिन्स्क अकॉर्ड 2 साइन हुआ। इस अकॉर्ड की मदद से दोनों कंट्रीज के बीच सीज फायर डिक्लेयर हुआ था। सिमिलरली चाइना और ताइवान के बीच पीस स्टैब्लिश करने में यूएसए अहम भूमिका निभा सकता है। दोस्तों, आज पूरी दुनिया जिस तरह से क्राइसिस से गुजर रही है, ऐसी सिचुएशन में एक और वॉर देखना कई कंट्रीज को कोलैप्स होने के एज तक ला सकता है। इसका हालिया उदाहरण हम श्रीलंका में देख सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए वॉर की जगह डिप्लोमेसी का सहारा लिया जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में और चाइना ताइवान इशू में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या क्या डिससिमिलैरिटीज हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के रिलेवेंस को देखते हुए बनाया गया है, और इसीलिए एक सवाल हम आपके लिए छोड़ के जाएंगे जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। एंड द क्वेश्चन इज, द ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट कैन बिकम अ प्रील्यूड टू चाइना ताइवान वॉर? डिस्कस। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।